नॉवल शुरू होती है चेतन भगत और माधव झा के बातचीत से कुछ इस तरह। ये तुम्हारी डायरिया है तो तुम ही इन्हें पढ़ो, मैंने उससे कहा। उसने सिर हिलाकर मना कर दिया। देखो मेरे पास इसके लिए ना तो वक्त है ना सब्र, मैंने झुंझलाते हुए कहा। अगर आप लेखक हैं और किसी बुक टूर पर हैं तो आपको सोने का ज़्यादा वक्त नहीं मिल पाता। मैं पिछले एक हफ्ते में एक रात में 4 घंटे से ज़्यादा नहीं सो पाया था। मैंने घड़ी देखी, आधी रात हो गई है। मैंने तुम्हें अपना व्यू बता दिया। अब मेरे सोने का वक्त हो गया है। मैं चाहता हूँ कि आप ही इन डायरियों को पढ़ें, उसने कहा। पटना के चाणक्य होटल में हम मेरे कमरे में थे। सुबह जब मैं बाहर जा रहा था तो उसने मुझे रोकने की कोशिश की थी। इसके बाद वो दिन भर मेरा इंतज़ार करता रहा। मैं देर रात को लौटा तो पाया कि वो होटल के लॉबी में बैठा हुआ था। सर, मुझे केवल 5 मिनट का वक्त दीजिए, उसने लिफ्ट में मेरा पीछा करते हुए कहा था। और अब मेरे कमरे में वो मेरे सामने अपनी 3 कटी फटी नोट्सबुक लिए खड़ा था जो उसने अपने बैग से निकाली थी। जब उसने अपने नोट्सबुक को टेबल पर पटका तो उसकी स्पाइन चरमरा गई। पीले पड़ चुके कागज हमारे बीच में फड़फड़ा रहे थे। उन पर हाथ से कुछ लिखा गया था। स्याही फैल जाने के कारण उसके एक बड़े हिस्से को ठीक से पढ़ा नहीं जा सकता था। कई पेज में छेद थे। जाहिर है चूहों ने उन पर दावत मनाई थी। एक्सपायरिंग राइटर, मैंने सोचा, यदि ये कोई मैन्युस्क्रिप्ट है तो प्लीज़ इसे किसी पब्लिशर के यहाँ सबमिट कर दो, लेकिन उसे इस हालात में मत भेजना, मैंने कहा। मैं कोई लेखक नहीं हूँ और ये कोई किताब नहीं है। ये कोई किताब नहीं है, मैंने एक चरमराते हुए कागज़ को धीमे से छूते हुए कहा। मैंने उसकी तरफ देखा। बैठा हुआ होने के बावजूद वो भरे पूरे कद का लग रहा था। वो कोई 6 फीट से भी अधिक का रहा होगा और उसको देखकर लगता था कि उसने अपने शरीर को हवा, पानी, धूप में तपाया है। काले बाल, काली आंखें और भेद देने वाली नजरें। उसने अपने नाप से दुगनी बड़ी कमीज पहन रखी थी। उसके हाथ बड़े बड़े थे। वो एहतियात के साथ लगभग सहलाते हुए नोट्सबुक के पन्नों को तरतीब से जमाने लगा। ये क्या है? मैंने पूछा। मेरी एक दोस्त थी, ये उसकी डायरिया है, उसने कहा। उसकी डायरिया? आह, गर्लफ्रेंड, हाफ गर्लफ्रेंड क्या? उसने कंधे उचका दिए। लिसन, तुमने आज कुछ खाया है? मैंने पूछा। उसने सिर हिला दिया। मैंने आसपास देखा। मेरे बेड के पास फलों और चॉकलेट्स का एक बाउल रखा था। मैंने उसे चॉकलेट्स पेश की तो उसने डार्क चॉकलेट का एक टुकड़ा उठा लिया। तो तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैंने पूछा। मैं चाहता हूँ कि आप ये डायरिया पढ़ें, जो भी इसमें पढ़ने लायक है, क्योंकि मैं नहीं पढ़ सकता। मैं हैरत से उसकी ओर देखा। पढ़ नहीं सकते? यानी तुम पढ़ ही नहीं सकते? या इन्हें नहीं पढ़ सकते? इन्हें क्यों नहीं पढ़ सकते? मैंने एक चॉकलेट की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा। क्योंकि रिया अब इस दुनिया में नहीं है। मेरा हाथ बीच में ही रुक गया। जब कोई किसी की इस दुनिया में ना रहने की बात कहे तो आप चॉकलेट नहीं उठा सकते। तुम्हारा मतलब है जिस लड़की ने यह सब लिखा उसकी अब मौत हो चुकी है? उसने सिर हिला दिया। मैंने कुछ गहरी सांसें भरी और सोचने लगा कि अब मैं क्या कहूँ और इनके हालात इतने खस्ता क्यों हुए। मैंने कुछ देर बाद कहा, ये बहुत पुरानी है। ये उसकी पुरानी लैंडलॉर्ड को सालों बाद मिली है। सॉरी मिस्टर, तुम जो भी हो, क्या मैं खाने के लिए कुछ बुला सकता हूँ? मैंने रूम का फ़ोन उठाया और आधी रात के लिमिटेड मेनू में से 2 क्लब सैंडविच का ऑर्डर दिया। मेरा नाम माधव है, माधव झा। मैं सिमराव में रहता हूँ, यहाँ से 80 किलोमीटर दूर। तुम क्या करते हो? मैं वहाँ स्कूल चलाता हूँ। ओह, ये तो... मैं एक सही शब्द की तलाश में रुक गया। बहुत अच्छा काम है। नहीं तो वो मेरी माँ का स्कूल है। नहीं, मैं कहने वाला था
कि ये थोड़ा अजीब है कि तुम अच्छी इंग्लिश बोल लेते हो। इस तरह के कस्बों में स्कूल चलाने वाले अमूमन ऐसा नहीं कर पाते। लेकिन मेरी इंग्लिश अब भी खराब है, मैं बिहारी लहजे में बोलता हूँ, उसने खोए खोए ढंग से कहा। जब फ्रेंच लोग इंग्लिश बोलते हैं तो वे फ्रेंच लहजे में बोलते हैं, लेकिन मेरी इंग्लिश तो ठीक से इंग्लिश भी नहीं थी। जब तक कि मैं इतना कहकर वो चुप हो गया। मैंने देखा कि वो खुद को संभालने के लिए थूक गटक रहा है, जब तक कि उसने यूं ही जैसे बेखुदी में डेस्क पर रखी नोट्सबुक को थपथपाया। नथिंग, एक्चुअली मैंने सेंट स्टीफेंस से पढ़ाई की थी दिल्ली में। हाँ, इंग्लिश टाइप के लोग उसे स्टीवेंस बुलाते हैं। मैं मुस्कुरा दिया। और तुम उन इंग्लिश टाइप के लोगों में नहीं हो? बिल्कुल नहीं। दरवाजे की घंटी ने हमें चौंका दिया। टेबल पर सैंडविच रखने के लिए वेटर ने नोट्सबुक को खिसकाया। कुछ कागज नीचे गिर पड़े। केयरफुल, माधव चिल्लाया, मानो वेटर ने कोई एंटी क्रिस्टल तोड़ डाली हो। वेटर ने माफी मांगी और सर पर भागते हुए रूम से बाहर चला गया। मैंने माधव को क्लब सैंडविच ऑफर की, जिसमें टमाटर, पनीर, लेटस भरी थी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और कागज को जमाता रहा। तुम ठीक तो हो? प्लीज कुछ खाओ, उसने सिर हिलाया। उसकी आंखें अब भी बिखरे हुए कागजों पर जमी थी। मैंने तय किया कि मुझे खाना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि खुद को मुझ पर थोप देने वाले इस मेहमान को मेरी मेहमानबाजी की ज़्यादा परवाह नहीं थी। जाहिर है ये डायरिया तुम्हारे लिए बहुत मायने रखती है, लेकिन तुम इन्हें यहाँ लेकर क्यों आए? ताकि आप इन्हें पढ़ें। शायद यह आपके काम की साबित हो। ये मेरे लिए कैसे काम की साबित हो सकती है? मैंने सैंडविच खाते हुए भरे मुंह वाले आवाज के साथ कहा। मेरे भीतर का एक हिस्सा चाहता था कि वो अब जल्द से जल्द मेरे कमरे से चला जाए। उसे आपकी किताबें पसंद थी, हम दोनों मिलकर उन्हें पढ़ते थे, उसने कोमल स्वर में कहा, ताकि मैं इंग्लिश सीख सकूं। माधव, मैंने जितना संभव हो सकता था उतने शांत स्वर में कहा, ये एक सेंसिटिव मैटर लगता है, मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, ओके? उसकी नजरें फर्श पर गड़ी रही। मुझे ये डायरिया नहीं चाहिए, उसने थोड़ी देर बाद कहा। ये तो तुम्ही को तय करना है, ये मेरे लिए बहुत तकलीफदेह है, उसने कहा। मैं समझ सकता हूँ। वो शायद जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। उसने सैंडविच को छुआ भी नहीं था, जो कि एक तरह से अच्छा ही था, क्योंकि तब उसके जाने के बाद मैं उसे भी खा सकता था। मुझे टाइम देने के लिए शुक्रिया, और मैंने आपको डिस्टर्ब किया हो तो सॉरी। इट्स ओके, मैंने कहा। उसने कागज के एक टुकड़े पर अपने फ़ोन नंबर लिखा और उसे टेबल पर रख दिया। यदि आप कभी सिमरा आए और आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताइएगा। हालांकि इसकी आशा कम ही है कि आप कभी वहाँ आए, लेकिन फिर भी वो उठ खड़ा हुआ। अब मैं उसके कद के सामने बौना नजर आ रहा था। वो दरवाजे की ओर चलने लगा। माधव, मैंने उसे पुकारा, तुम अपनी डायरिया यही भूल जा रहे हो, प्लीज इन्हें भी अपने साथ ले जाओ। मैंने आपको कहा था ना कि मुझे अब इनकी जरूरत नहीं है, तो तुम इन्हें यहाँ क्यों छोड़ जा रहे हो? क्योंकि मैं इन्हें कहीं फेंक नहीं सकता। आप ऐसा कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं कुछ कहता, वो बाहर निकला, दरवाजा बंद किया और वहां से चला गया। मुझे ये समझने में कुछ सेकंड का वक्त लगा, आखिर हुआ क्या है। मैंने डायरिया उठाई और रूम के बाहर दौड़ा, लेकिन तब तक होटल की इकलौती चालू लिफ्ट नीचे जा चुकी थी। सीढ़ियों की मदद से नीचे पहुंचकर उसे पकड़ सकता था, लेकिन एक लंबे दिन के बाद मुझमें इतनी ताकत नहीं रह गई थी। मैं उसकी इस हिमाकत से नाराज होता हुआ अपने रूम में चला आया। नोट्सबुक और उसके द्वारा दी गई उसके फ़ोन नंबर के पर्ची को डस्टबिन में फेंकते हुए मैं कुछ परेशान सा बिस्तर पर बैठ गया। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई ऐसा आदमी मुझ पर भारी पड़ जाए जिससे मैंने अभी अभी मिला हूँ। मैंने सिर हिलाते हुए सोचा। मैंने लाइट बंद की और लेट गया। अगले दिन मुझे मुंबई की एक अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट पकड़नी थी और इस बीच मैं केवल 4 घंटे ही झपकी ले सकता था।
मैं जल्द से जल्द अपने घर पहुंच जाना चाहता था, लेकिन मिस्टीरियस माधव से हुई अपनी मुलाकात के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पा रहा था। कौन है ये शख्स? मेरे दिमाग में सिमराव, स्टीफेस और दिल्ली जैसे शब्द तैरते रहे। मेरे मन में सवाल उठते रहे, ये हाफ गर्लफ्रेंड क्या होता है? और मेरे कमरे में एक मर चुकी लड़की की डायरिया क्या कर रही है? मैं अपनी आंखें खोले बिस्तर पर लेटा था और छत पर लगे स्मोक डिटेक्टर की लाल बत्ती को टक टक देख रहा था। वे डायरिया मुझे परेशान कर रही थी। यकीनन वे अब कूड़ेदान में थी, लेकिन इसके बावजूद उन फटे पुरान कागजों और उस पर मर चुकी लड़की और उसके हाफ बॉयफ्रेंड या वो जो भी हो, मैं कुछ ऐसा था जो मेरे दिमाग को उलझाए हुए था। उस बारे में मत सोचो, मैंने खुद से कहा, लेकिन मेरे दिमाग ने अपने ही सजेशन को मानने से इनकार कर दिया। एक पेज तो पढ़ के देखो। इस बारे में सोचना भी नहीं, मैंने खुद से जोरों से कहा। लेकिन 30 मिनट बाद मैंने कमरे की लाइट जला ली, डस्टबिन में से डायरियों को ढूंढ निकाला और पहले वॉल्यूम को खोला। अधिकतर पेज इतनी बुरी हालत में थी कि उन्हें ठीक से पढ़ पाना मुश्किल था। फिर भी मैं उसे समझने की कोशिश करता रहा। पहले पेज पर 9 साल पुरानी यानी 1 नवंबर 2002 की तारीख दर्ज थी। इसमें रिया ने अपने 15वें जन्मदिन के बारे में लिखा था। एक और पेज मैं सोचने लगा। मैं एक के बाद एक पन्ने उलटता गया। मैं एक सेशन खत्म करता तो दूसरा शुरू कर देता। 3 घंटे बाद उसमें जो कुछ भी पढ़ने लायक था उसे पढ़ चुका था। सुबह 5 बजे रूम का फोन बजा, जिससे मैं चौंक उठा। आपका बैकअप कॉल सर, होटल ऑपरेटर ने कहा। मैं जाग रहा हूँ, थैंक यू, मैंने कहा, क्योंकि मैं रात भर नहीं सोया था। मैंने जेट एयरवेज को फ़ोन लगाया। मैं इस सुबह की पटना मुंबई का एक टिकट कैंसिल कराना चाहता हूँ। फिर मैंने डस्टबिन से वो पर्ची निकाली जिस पर माधव का नंबर लिखा था और उसे मैसेज की, वी नीड टू टॉक, इम्पोर्टेंट। सुबह 6:30 में ऊंचे भरे पूरे कद का वो शख्स एक बार फिर मेरे रूम में था। हम दोनों के लिए चाय बनाओ, केटल मिनी बार के ऊपर रखी है। उसने मेरे निर्देशों का पालन किया। सुबह की रोशनी में उसके चेहरे के नाक नक्शे बहुत साफ नजर आ रहे थे। उसने मुझे चाय की एक प्याली थमाई और डबल बेड पर मेरे सामने कुछ तिरछा होकर बैठ गया। पहले मैं बोलूं या तुम बोलोगे? मैंने कहा। किस बारे में? रिया के बारे में। उसने एक आह भरी। क्या तुम्हें लगता है कि तुम उसको बहुत अच्छी तरह से जानते थे? हाँ, उसने कहा। तुम उसके बारे में मुझसे बात करने में कंफर्टेबल रहोगे? उसने कुछ पल सोचा और फिर हामी भर दी। तो मुझे सब कुछ बताओ, मुझे माधव और रिया की कहानी सुनाओ, एक ऐसी कहानी जिसे किस्मत ने अधूरा छोड़ दिया। उसने कहा, किस्मत वाकई बहुत अजीब साबित हो सकती है। मैंने उससे कहा, मैं कहाँ से शुरू करूं? जिस दिन हम पहली बार मिले थे, कोई भी कहानी शुरू करने के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, मैंने कहा।